हेलो स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 जिसमें हम लोग कवर करेंगे कूलॉम्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, है ना। तो माई सेल्फ अमित राय आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सर्कल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 की पहली टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कूलॉम्स लॉ, तो सीधा सा आंसर होगा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन OR और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, यानी दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसी को हम कूलम्बियन फोर्स कहते हैं और उस लॉ को कूलॉम्स लॉ कहते हैं। इसको बताया कौन था, यानी ये जाहिर सी बात है जो कूलॉम्स लॉ लिखा गया है ये किसी साइंटिस्ट के ही नाम से जुड़ा लग रहा है ना। तो इनका पूरा नाम था डी ऑगस्टिन कूलॉम। डी ऑगस्टिन कूलॉम ने क्या बोला कि द electrostatic force of attraction or repulsion between two stationary point charge, between two stationary point charge, है ना। अगर दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होगा उसको आप किसकी हेल्प से कैलकुलेट करोगे, कूलॉम्स लॉ। जनरली हम लोग जानते हैं कि जो चार्जेस के पेयर होते हैं उनके बीच या तो अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा या तो रिपल्सिव फोर्स, है ना। तो इट मींस like charges repel to each other और unlike charges attract to each other, है कि नहीं। ये जो ऊपर के दो पेयर दिख रहे हैं ये कैसे पेयर हैं, ये दोनों like चार्जेस का और ये दोनों unlike चार्जेस का। और हम इस बात को जानते हैं कि like charges repel to each other, like charges repel to each other और unlike charges attract to each other, अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यही जो दो पॉइंट चार्ज हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन्हीं के बीच का फोर्स कितना होगा, कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा, मैग्नीट्यूड उसका किसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, कूलॉम्स लॉ। तो डी ऑगस्टिन कूलॉम ने बताया क्या कि आप सपोज करें कि दो पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए दो पॉइंट चार्ज है। पहले पॉइंट का जो चार्ज है वो लेट कर लेते हैं Q1, वो लेट कर लेते हैं Q1 और दूसरे पॉइंट का जो चार्ज है वो Q2। इनके बीच की ये जो सेपरेशन है डिस्टेंस वो क्या हो गया R, ये क्या हो गया R। तो डी ऑगस्टिन कूलॉम ने बोला कि फोर्स बिटवीन देम या फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस, यानी इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे आप कैटेगराइज करोगे, चार्ज का नेचर देख करके। लाइक का बना तो रिपेल, अनलाइक का होगा तो अट्रैक्ट। तो कूलॉम ने पहला पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस, यानी जो दोनों पॉइंट के चार्ज होंगे उन दोनों के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इनके बीच की ये जो सेपरेशन R है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम एक इक्वेशन में राइट करें तो किस टाइप से होगा, ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन OR और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे।
जरा कुछ और पॉइंट्स इस फार्मूले में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट आया। अब इस कांस्टेंट को कहते क्या है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। देखें फार्मूला क्या मिला स्टूडेंट्स, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है ना। अब देखें आप वेयर K is the electrostatic कांस्टेंट। बाकी ये जो आपका F है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Q1 क्या है, चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी। Q2 क्या है, चार्ज ऑफ सेकंड बॉडी। एंड R क्या है, सेपरेशन बिटवीन पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर एक ऐसा टर्म्स था जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं थी अभी तक। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वहां पर K टेक किया जाएगा, और K को हम लोग कहते क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो अगर कोई टर्म्स कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होगा तो K की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, K इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9, 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9। और यही जो आपका K है उसको आप क्या राइट कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आई। अब देखें इसमें एक टर्म्स नया आ रहा है, एक टर्म्स आपका नया आया, कौन सा, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज होती है स्टूडेंट्स, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलिए या फिर फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि जहां अभी तक हम लोग K राइट करते आ रहे थे उसके रिप्लेस हम लोग ये भी राइट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग उसके रिप्लेस ये राइट करें K के रिप्लेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो देखें एक्सप्रेशन किस टाइप का होगा स्टूडेंट्स, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये जो दोनों फार्मूले हैं आपके वो बिल्कुल क्या है, सेम है। चाहे आप K राइट करें, चाहे आप K की रिप्लेस उसकी वैल्यू लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो कितना राइट किया जाता है, 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9, है ना। इसमें एक टर्म्स आया है एप्सिलॉन नॉट और उसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मान लीजिए हमको ये फोर्स फ्री स्पेस में ना कैलकुलेट करके किसी मीडियम के अंदर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे। जनरली आप जानते हो कि ये जो नॉट वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। अगर किसी मीडियम में ये फोर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ा तो फिर वहां से नॉट हटा करके केवल आप एप्सिलॉन लिखोगे। इट मींस यहां आप देख सकते हो कि फॉर एनी गिवन मीडियम, फॉर एनी गिवन मीडियम, वहां पर आप क्या यूज करोगे, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। और इसको रीड क्या करते हैं, इसको रीड क्या करते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कौन सा मीडियम, जो हमको दिया जाएगा वो मीडियम। और अगर वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना पड़ा तो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ओनली एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो टर्म्स आप राइट करते हो नॉट, वो किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 होती है, क्योंकि ये टर्म्स आपका K के इक्वल होता है जनरली, है ना। यहाँ पर अगर आप एप्सिलॉन नॉट को हटा करके एप्सिलॉन केवल राइट करोगे तो वो टर्म्स बिल्कुल K के इक्वल नहीं होगा। उसके लिए इसी चैप्टर में एक टॉपिक आएगी रिलेटिव परमिटिविटी, तो वहां पर इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। क्लियर। अभी फिलहाल के लिए आप जानते रहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और k, इन दोनों की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ हम लोग टेक करते हैं, ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है वो मीडियम के लिए यूज होता है ना, एप्सिलॉन जो है वो मीडियम के लिए यूज होगा। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है 9 × 10⁻⁹। तो रिलेटिव परमिटिविटी जब हम लोग कवर करेंगे तो उसमें इसको डिटेल में थोड़ा देखेंगे कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का क्या सीन है ना। अब देखें, अगर उस मीडियम में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है तो एक्सप्रेशन किस टाइप का होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन केवल राइट करेंगे, नॉट तो फ्री स्पेस के लिए आप लिखते हो ना, तो वह हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर एनी गिवन मीडियम। अगर कोई मीडियम आपको गिवन किया है और वहां पर बोल दिया गया कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो ये जान लीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर मीडियम में बोला जा रहा है तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से एप्सिलॉन की वैल्यू दी जाएगी आपको, ठीक है। हो सकता है वहां का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे, तो अभी टर्म्स आएंगे तो बताया जाएगा, अभी तो ये स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली आपके अभी जो चैप्टर्स होंगे वो फ्री स्पेस के लिए ही होंगे और वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही चलेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन है फॉर फ्री स्पेस के लिए, इसमें एक टर्म्स आ रहा है बार बार एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो आपसे कैलकुलेट करने को बोलेगा कि SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। ये 3 पॉइंट्स आपसे एप्सिलॉन नॉट के पूछे जाते हैं। तो अगर हमसे एप्सिलॉन नॉट की SI यूनिट पूछ रहे हैं तो हम क्या करें, एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट कर दें, बिल्कुल अकेला, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी रहती है, यानी जिसके SI यूनिट हो, डायमेंशन हो, कुछ भी ऐसा करना हो तो उसको आप क्या करते हो, एक्सप्रेशन से बिल्कुल किनारे करते हो, एक तरफ अकेला उसको करते हो, है ना। तो अगर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आपको बतानी है तो आप क्या करिए, एप्सिलॉन नॉट को F के रिप्लेस और F को एप्सिलॉन नॉट के रिप्लेस राइट करिए। तो देखें क्या कर सकते हैं आप, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, F नीचे आएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई इनटू Q1 Q2 अपॉन में F इनटू R स्क्वायर। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट का एक्सप्रेशन। अब यहां से आप चाहे इसकी यूनिट बताइए, चाहे आप इसकी डायमेंशनल फार्मूला बताइए, कुछ भी करिए, है ना। अगर एप्सिलॉन नॉट की SI यूनिट बतानी है तो इस एक्सप्रेशन के RHS से निकाल लीजिए। इट मींस SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू SI यूनिट ऑफ 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन में F इनटू R स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा। ये जो आपका 1/4 पाई दिख रहा है, ये क्या है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिटलेस। बचा कौन कौन, Q1 चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी, चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी, और चार्ज अगर है तो उसकी यूनिट कूलम बनेगी। दूसरा जो इनटू में Q2 है वो भी चार्ज ऑफ सेकंड बॉडी है वो, है ना, तो उसकी भी SI यूनिट कूलम ही बनेगी। तो कूलम इनटू कूलम, कूलम का स्क्वायर होल अपॉन में फोर्स है तो न्यूटन, ये R क्या था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, तो उसकी यूनिट बनेगी मीटर, और यहाँ R स्क्वायर है तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इनटू मीटर का स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इनटू मीटर का स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ, दिस इज द SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, क्या है, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इनटू मीटर का स्क्वायर, है ना। अगर ऐसे ही आप देखें, डायमेंशनल फार्मूला बताना हो, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो हम बोल देंगे डायमेंशन ऑफ 1/4 पाई इनटू Q1 Q2 अपॉन में F इनटू R स्क्वायर। और आपने क्लास 11 में पढ़ ही रखा है कि अगर किसी एक्सप्रेशन से किसी टर्म्स की डायमेंशन वगैरह निकालनी रहती है तो वहाँ पर एक प्रिंसिपल यूज होता है जिसको हम लोग कहते थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होगी वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन की इक्वल होगी। इट मींस अगर हमको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए तो RHS से आप क्या करिए, डायमेंशन कैलकुलेट करिए, और वही RHS की जो डायमेंशन होगी वो किसकी डायमेंशन बोली जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की।
तो RHS की डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ जो आपका 1/4 पाई, फिर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। बचा कौन, Q1, Q1 क्या है, चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी, और अगर चार्ज है तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, 80। दूसरा Q2 चार्ज ही तो है, तो उसकी भी डायमेंशन क्या होगी, 80 ही होगी, उसकी भी डायमेंशन 80 ही होगी। और अपॉन में फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन mL(T⁻²) इंटू आर क्या चीज है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन L, और यहाँ r² है तो हम बोलेंगे L⁻², कुछ ऐसा। आगे देख लेते हैं। देखिए अरेंज करें इनको हम, 80 इंटू 80, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल a² यानी a⁻² इंटू T⁻², होल अपॉन में क्या चीज, होल अपॉन में m, यहाँ आप देखो L⁻1 है, L⁻2 है, तो मल्टीप्लाई है बीच में, एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाता है, और जब बेस सेम होता है पावर ऐड होती है तो ये हो जाएगा L⁻3, क्योंकि यहाँ L⁻1 है, यहाँ L⁻2, तो L⁻1 और L⁻2 1 और +2 कितना हो जाएगा, L⁻3, है ना। और फिर कौन सा टर्म है, टाइम का, और टाइम का पावर कितना है इधर, टाइम का पावर -2, टाइम का पावर -2। अब ये इसको आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के फॉर्म में लेके चलेंगे, है ना। तो यहाँ आप देखो m पावर कितना है, +1, ट्रांसफर करेंगे कितना बन जाएगा, m पावर -1, l पावर कितना है, +3, ट्रांसफर करेंगे l पावर -3, t को आप ट्रांसफर करेंगे, नीचे -2 t पावर, ऊपर जाएगा +2, और +2 पहले से ही है तो 2 और 2 t पावर कितना ओवरऑल बन जाएगा 4, और a पावर 2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये है आपके एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला, बात समझ आई। ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला है m⁻1 l⁻3 t⁻4 एंड a⁻2, m⁻1 l⁻3 t⁻4 एंड a⁻2। क्लियर। एक चीज अभी और बची है, देखें आप, हम लोगों ने 2 पॉइंट कैलकुलेट किया, किसके लिए, एप्सिलॉन नॉट के लिए। पहला पॉइंट था उसकी SI यूनिट, और दूसरा पॉइंट था उसका क्या, डायमेंशनल फार्मूला, बात समझ आई। तीसरी चीज न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। आप देखें ये जो है एप्सिलॉन नॉट है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है ना, कहाँ ये इसको हम लोगों ने पहली बार देखा, यहाँ पर देखा, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहीं पर तो देखे थे। और इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, या तो आप k बोले या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोले, दोनों की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹9। तो हम क्या कर लें, कंपेयर कर लें, देखें, हेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 × 10⁹9, 9 × 10⁹9। तो हमने क्या बोला था, जब किसी टर्म्स की वैल्यू बतानी रहती है तो उसको अकेला करते हैं। तो आप एक काम करें, एप्सिलॉन नॉट को इस नंबर के रिप्लेस लिख दीजिए, और इस नंबर को ट्रांसफर करके डिनोमिनेटर के फॉर्म में नीचे लेके चले जाइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹9, 9 × 10⁹9। और एक काम करें आप, ये बनेगा आपका एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 × 9, और ये नीचे 10⁻+9 दिख रहा है, इसको आप ट्रांसफर करोगे न्यूमरेटर के पास तो वो क्या हो जाएगा 10⁻−9, और इन सभी का मल्टीप्लाई करके जब 1 में आप डिवाइड दोगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12। और यूनिट निकाले हैं आप कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों ने एप्सिलॉन नॉट के 3 पॉइंट्स देखे, SI यूनिट, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट,
m power -1, l power -3, d power 4 and a power 2. Numerical value of epsilon naught 8.85 into 10⁻12, और कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो उसके पीछे उसकी एसआई यूनिट लिखी जाती है, और एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट क्या है? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ये इसको आप कंप्लीटली लिखेंगे 8.85 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो एक चीज समझ आ रही है, ये जो कूलम्स लॉ है इसका यूज क्या है? दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना, उसका नेचर बताना। नेचर तो हम चार्ज के ही नेचर को देख के बताएंगे, लाइक पेयर है क्या लाइक पेयर। बाकी जो उनके बीच का फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड किससे कैलकुलेट करेंगे? वो इसी के हेल्प से। न्यूटन का जो फोर्स है उस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच लग रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाओगे? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। या फिर आप इसी बात को बोल सकते हो F = K Q1 Q2 अपॉन में r²। अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ गया जिसमें 2 पॉइंट चार्ज के बीच का आपको क्या बताना हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो सीधे सीधे आप दोनों फार्मूलों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। K Q1 Q2 अपॉन में r², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन में r²। लेकिन बेसिकली जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इसके रिप्लेस सीधे इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, इसके रिप्लेस सीधे इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो आपका फार्मूला हो जाएगा F = 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन में r² अपॉन में r²। बात समझ आई? हाँ, जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो सीधे ना ही k लिखेंगे और ना ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे क्या? उनके रिप्लेस उन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होती है, क्या होगी? 9 × 10⁻9। ये ऐसा आपका फॉर्मूला राइट करोगे फॉर न्यूमेरिकल। जब हमको न्यूमेरिकल मिलेगा तब ये फॉर्मूला राइट किया जाएगा। क्लियर? चलिए, वेक्टर फॉर्म पढ़ने से पहले हम लोग इस कूलम्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, है ना? अभी ये फार्मूला पूरा डिटेल में समझ के आया गया है, इसी पे 2-3 न्यूमेरिकल मिल जाए तो अच्छे से समझ आ जाएगा। देखें, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो उसको राइट करें, उसके बाद ये कोरिलेट करना चाहें, वहां से ये समझना चाहें कि हमसे क्या पूछा गया है और उसके लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। क्लियर? चलें, पॉज करके एक बार ट्राई कर लें। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करिए, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाए उसको राइट करते चले जाइए। उसके बाद क्रॉस चेक करिए कि जो फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू हमको दी गई थी वो एसआई यूनिट में है कि नहीं। उसके बाद वहां पता करिए कि हमको कैलकुलेट क्या करना है, उसके बाद उससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला यूज करेंगे कि जो कैलकुलेट करना है उसको हम लोग कर सकें। ठीक ना? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस। सबसे पहले यहां तक पढ़ लिए आप, यहां तक क्वेश्चन आप पढ़ लिए तो क्या समझ आया कि दो चार्ज आयंस हैं जो पॉजिटिवली इक्वली चार्ज हैं, और जाहिर सी बात है अगर दोनों पॉजिटिवली हैं यानी लाइक पेयर बन रहा है चार्ज का, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और यहाँ बोला भी है कि हाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना। तो पहले आप क्या करेंगे? आप दो चार्ज आयंस लीजिए, दो चार्ज आयंस लीजिए, और अपना कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले पॉइंट का चार्ज Q1, दूसरे पॉइंट का चार्ज Q2। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों चार्ज आयंस के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो आपस में कैसी है? इक्वल। आपस में कैसी है? इक्वल। तो हमने Q1 और Q2 दोनों को क्या बोल दिया? क्यों बोल दिया? और ये जब दोनों पॉजिटिवली चार्ज थे तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे। एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे। कितने के फोर्स से? 3.7 × 10⁻⁹। 3.7 × 10⁻⁹ के फोर्स से ये दोनों चार्ज आयंस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। कितना न्यूटन? ये किसकी डायरेक्शन है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन कह रहा है व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, यानी अगर ये दोनों चार्ज आयंस एक दूसरे से कितने के डिस्टेंस पे रखे गए हैं?
5 एंगस्ट्रॉम। अगर ये दोनों चार्ज आयन एक दूसरे से 5 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे रखे गए हैं तो क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस। हर एक आयन से कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। देखिए दोनों का चार्ज इक्वल था, Q1 इक्वल टू Q2, उस पूरे वैल्यू को आपने कैलकुलेट कर लिया। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन के फोर्स से। कितने मीटर के डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं? यहाँ मीटर नहीं दिया है, 5 एंगस्ट्रॉम दिया है, जबकि डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। तो हम पहले एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर में। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर? 10⁻⁻10 मीटर, है ना। क्या कैलकुलेट करने को बोला? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस। इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वी नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय n, है ना। तो आप क्या करोगे? किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? n की। तो आप लिखोगे n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना। अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यू अननोन है, एक चार्ज और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज की भी वैल्यू क्या है? अननोन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला लगाएंगे, वहां से चार्ज ऑफ ईच आयन कैलकुलेट करेंगे। जब चार्ज ऑफ ईच आयन मिल जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल्स टू Ne, Q इज इक्वल्स टू Ne। और जब यहां से n कैलकुलेट करने को बोला जाएगा तो n की वैल्यू निकालेंगे तो E को ट्रांसफर करेंगे, तो n इज इक्वल्स टू Q बाय E, Q बाय E। तब यहां से हम लोग को मिल जाएगा क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई? बात समझ आई? चल, हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R²। और न्यूमेरिकल के लिए हमने बोल ही रखा है कि K के रिप्लेस उसका मैग्नीट्यूड आप राइट कर सकते हो, 9 × 10⁻⁹ देखें जो भी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू आपको गिवन की गई है उसको फार्मूले में प्लेस करिए। फोर्स कितना न्यूटन दिया था? 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो F के रिप्लेस उसकी वैल्यू रखिए 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन इक्वल्स टू K की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 और Q2 ये दोनों इक्वली चार्ज आयंस थे, तो हमने इनकी वैल्यू कितना लिख दिया है? Q। तो Q1 के भी रिप्लेस Q लिखेंगे इनटू Q2 के भी रिप्लेस कितना लिखेंगे? Q ही लिखेंगे अपॉन में R²। R की वैल्यू आपने मीटर में कन्वर्ट करके कितनी निकाली है? 5 × 10⁻⁻10। ये हो गया आपका 5 × 10⁻⁻10 पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3.7 × 10⁻⁹ इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ Q इंटू Q का स्क्वायर अपॉन में। जब आप स्क्वायर करेंगे तो एक बार स्क्वायर आएगा 5 पे, तो 5 का स्क्वायर 25, और पावर का स्क्वायर मतलब उसमें मल्टीप्लाई होता है, तो 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा? देखें 9 × 10⁻⁹ इंटू Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.7 × 25। नंबर्स को आगे लिखिए, पावर को पीछे। ये हो गया 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻20। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 × 10⁻⁹ इंटू Q स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का मल्टीप्लाई टू 3.7 से करें, 25 7 जा 175 का 5 कैरी 17, 25 3 जा 75 और 17 92। कितने डिजिट पे पॉइंट? एक डिजिट पे पॉइंट। और अगर मल्टीप्लाई बेस सेम और पावर क्या होता है? ऐड होता है, तो 10⁻⁻9 × 10⁻⁻20 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻29। हमको कैलकुलेट करना है Q की वैल्यू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस नंबर को ट्रांसफर करेंगे, है ना। देखें स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल्स टू 92.5 इंटू 10⁻⁻29 होल अपॉन में 9 इंटू 10⁻⁹ देखो स्टूडेंट्स, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू 92.5 अपॉन में 9
इंटू इस 10⁻+9 को अगर आप न्यूमरेटर के पास ट्रांसफर करेंगे तो 10⁻, जो माइनस का 29 था उसी के साथ हो जाएगा इंटू 10⁻⁹, क्योंकि नीचे +9 था, ट्रांसफर के कितना हो जाएगा -9। अब 92.5 में 9 के डिवाइड दीजिए तो q², अगर आप डिवाइड देंगे तो 9 × 9 0 लगा है, पॉइंट मिला, 9 टू जाए 18 है ना 25 से 18 निकालेंगे तो 7 मिला और पॉइंट लग चुका है तो 7 कितना बन गया 70, 9 7 जा 63, ये डिवाइड आती जा रही है। तो ये जो 7 जा है 7, वो पॉइंट के बाद आने वाला वो नंबर जो 5 और मोर देन 5 हो उसको आप एक इंक्रीज करके लिख दें तो बाकी आगे के डिजिट नहीं लिखने पड़ते हैं। तो ये जो 7 टाइम जा रहा था डिवाइड, उसको हम क्या लिख दें 8, उसको हम क्या लिख दें 8। इट मींस 10.28 इनटू मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होगा, तो पावर ओवरऑल कितना हो जाएगा 29 और 9 38, दोनों माइनस में है तो माइनस का 38। अब देखें अगर आप यहां से क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो राइट साइड में रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 10.28 इंटू 10⁻38, और अगर आप देखें तो अंडर रूट 10.28 की वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड से लगा सकते हैं, अदरवाइज अप्रॉक्स में देख लें अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3, और यहाँ पर है अंडर रूट 10.28 तो 9 से थोड़ा ही तो ज्यादा है, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 पॉइंट कुछ होना चाहिए क्योंकि अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है। तो इसको अगर हम अप्रॉक्स में लिखें 3.2 इंटू 10 कितना है -38, और पावर का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पावर जस्ट हाफ होती है, तो -38 का हाफ कितना होगा -19, और आपने कैलकुलेट क्या किया चार्ज, तो उसकी यूनिट आप यूज करेंगे कूलाम। ये क्या कैलकुलेट किए हैं स्टूडेंट्स, चार्ज ऑफ ईच आयन, हर एक आयन का चार्ज कितना है 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम, जबकि हमको क्या बोला गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। तो जब आपने चार्ज को कैलकुलेट कर लिया तो अब क्या करेंगे आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है स्टूडेंट, हेंस Q इक्वल्स टू Ni, अगर यहां से आप n की वैल्यू निकालोगे तो Q को ट्रांसफर करना पड़ेगा, इट मींस n इज इक्वल्स टू Q बाई E, n इक्वल्स टू Q बाई E। अब दोनों की वैल्यू प्लेस कर दो, Q क्या है चार्ज ऑफ ईच आयन, ये हो गया 3.2 इंटू 10⁻19 अपॉन में स्मॉल e क्या है चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन जो भी बोले 1.6 इंटू 10⁻19, देखिए कैंसिल आउट हो रहा है कुछ 10⁻19 से 10⁻19 कैंसिल, और आप देखें डिनोमिनेटर में एक डिजिट पे पॉइंट है, न्यूमरेटर में भी एक ही डिजिट पे पॉइंट है, पॉइंट अगर हम कैंसिल करें तो मिला क्या n इज इक्वल्स टू 32 अपॉन में 16, और 16 2 जा 32, इट मींस n इक्वल्स टू क्या मिला n इक्वल्स टू 2, और n इक्वल्स टू 2 ये जो मिला है यही क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, यानी हर एक आयन से मिसिंग होने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों से मिस हुए। क्लियर, देखें आपने किया क्या, सबसे पहले बोला था कि 2 चार्ज आयंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस इक्वल चार्ज हैं, तो हमने मान लिया Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q, फोर्स दिया था, डिस्टेंस दी थी, तो वहां से हमने क्या किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला लगा के चार्ज ऑफ ईच आयंस, हर एक आयन का चार्ज कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के पास गए Q इक्वल्स टू Ni, और वहां से हमने क्या किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि हर एक न्यूमेरिकल डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फार्मूले पर ही रहे, केवल नहीं, एक पॉइंट दूसरे से लिंक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, पॉज करके ट्राई कर लें। देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्री पिच बॉल ऑफ 8 ग्राम है ना, 8 ग्राम carries a positive charge of 5 into 10⁻⁸ coulomb. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 cm below the former ball so that the upper ball is stationary?
है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा समझें। कह रहा कि एक पिथ बॉल ए है, एक पिथ बॉल ए और एक दूसरी पिथ बॉल बी, दूसरी पिथ बॉल बी, और ये दोनों एक दूसरे से कितने के डिस्टेंस पे हैं? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दूसरी पिथ बॉल और पहली पिथ बॉल ए के बिलो, मतलब उसके नीचे। और यहां पर बोल रखा है कि जो पहली पिथ बॉल थी उसका मास कितना है? 8 ग्राम। तो इसको आप गिवन डाटा में राइट करेंगे। गिवन क्या किया है? मास ऑफ फर्स्ट बॉल ए, उसको आप m1 बोल दीजिए। तो m1 इक्वल्स टू 8 ग्राम, और हम लोग जानते हैं कि मास की SI यूनिट क्या होती है? kg। kg, हाउ मेनी kg इन 1 ग्राम? 10⁻³ मीन्स अगर हम इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम से कहां कन्वर्ट हो जाएगा? kg में। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ, यानी चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉल ए इज डिनोटेड बाय Q1 और वैल्यू ऑफ Q1 इज 5 × 10⁻⁸ कूलाम। ये तो अपने SI यूनिट में ही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें क्या बोल रहा है। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी द गिवन टू अ सेकंड पिथ बॉल बी, यानी जो दूसरी पिथ बॉल आपकी बी थी उस पर कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज है। अगर आप पहले बॉल के चार्ज के मैग्नीट्यूड को Q1 बोले हैं तो दूसरे बॉल का जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड आप Q2 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी Q2 की वैल्यू बतानी है और साथ ही साथ इसका नेचर भी बताना है, इसका नेचर भी बताना है। और जो दूसरी बॉल थी वो पहली बॉल से कितने सेंटीमीटर नीचे है? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब पहली बॉल ऊपर है। अब देखें, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका फर्स्ट बॉल ए सेकंड बॉल बी से 5 सेंटीमीटर अपर, ये बोल दीजिए, या सेकंड बॉल पहली बॉल से क्या है? 5 सेंटीमीटर बिलो। अब ये जो फर्स्ट बॉल ए था इसका मास भी दे रखा है 8 ग्राम, और अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस के ऊपर है और उस बॉडी के पास खुद का अपना मास है तो तुरंत उसका वेट डाउनवर्ड वर्क करेगा, यानी ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। और एक्चुअल में यही क्या है? आपके बॉडी का वेट W, है ना। एक फोर्स तो यहां लग गया डाउनवर्ड। और दूसरी चीज, इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो बोल रहा था कि फर्स्ट बॉल इज स्टेशनरी, यानी ये जो पहली बॉल आपकी ए है वो किस फॉर्म में है? एट रेस्ट। अच्छा आप बताएं कि ये जो बॉल फर्स्ट है, अच्छा आप बताएं ये जो फर्स्ट बॉल ए है ये रेस्ट में कब आ सकती है? इसका वेट तो डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो चार्ज बॉल हैं ये एक दूसरे को क्या करें? रिपेल करें, एक दूसरे को रिपेल करें, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन का हो। अपवर्ड इसको फोर्स करेगा और ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगी। तो जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तभी तो आपकी बॉडी एट रेस्ट आ सकती है, तभी तो आपकी ये बॉडी एट रेस्ट आ सकती है। और किसी केस में आ सकती है एट रेस्ट? नहीं। तो यही आपके क्वेश्चन का कीवर्ड है, यही आपके क्वेश्चन का क्या है? कीवर्ड, कीवर्ड। यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो आप लिखेंगे हेंस। नेचर तो आपको पता चल गया होगा कि ये रिपेल करेगा तभी आपकी बॉडी एट रेस्ट जा सकती है, इट मींस स्टेशनरी। तो सेकंड बॉल बी का जो चार्ज है उसका नेचर कैसा होना है? अगर फर्स्ट बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज थी तो सेकंड बॉडी भी क्या होगा? कैसा उसके चार्ज का नेचर है? पॉजिटिव, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका क्या मैग्नीट्यूड। देखें, हेंस F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R²। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए Fe से। और वेट को आप क्या बोल रहे हो? Fg, ग्रेविटी फोर्स। और वी नो दैट ग्रेविटी फोर्स इट मींस वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू mg। ये आपका क्या हो गया? सेकेंड फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस विल बी इक्वल बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तभी आपकी बॉडी कहां रुकेगी? रेस्ट पर रुकेगी। तो इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन सेकंड। तो यहां आप बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
फर्स्ट एंड सेकंड कहने का क्या सेंस है कि इनका ये जो लेफ्ट साइड है Fv और Fg, इन दोनों इक्वेशन के आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो अगर दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। इट मींस इसका राइट हैंड साइड हो गया स्टूडेंट्स के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इक्वल्स टू M इंटू जी, M इंटू जी। इस इक्वेशन में जिस भी फिजिकल क्वांटिटी वैल्यू पता है उसको हम लोग प्लेस करें। के क्या चीज था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इट मींस 9 इंटू 10⁻9। Q1 चार्ज ऑफ बॉल ए, और चार्ज ऑफ बॉल ए कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻8 इंटू Q2 अपॉन में क्या है R स्क्वायर। R बोले तो डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना दिया था 5 सेंटीमीटर। उस सेंटीमीटर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। 5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस की एसआई यूनिट नहीं है, तो इसको आप जब इसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई, 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई, है ना। आगे देखें तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻2, 5 इंटू 10⁻⁻2 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू mg, इक्वल्स टू mg, है ना। m यानी मास ऑफ फर्स्ट बॉडी कितना है, 8 इंटू 10⁻³ इंटू स्मॉल g। एक्चुअल वैल्यू 9.8 होती है। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा आसान हो उसके लिए हम लोग कितना यूज करते हैं, 10, है ना। अब क्या करेंगे, देखें 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻8 इंटू Q2 अपॉन में इसका स्क्वायर कर लीजिए। एक बार स्क्वायर आएगा 5 पे तो 5 का स्क्वायर 25। ये स्क्वायर जब 10⁻2 पे जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻4 इज इक्वल्स टू 8 इंटू, यहां देखें 10⁻³ और यहाँ क्या है 10⁻+1। तो 10⁻³ और 10⁻+1 जब बेस सेम रहता है पावर ऐड होती है, और -3 में और आप +1 जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 10⁻²। इनका अब हम लोग क्या कर लें, डिनोमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लाई करें। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ नंबर पहले आप आगे करें, तो 9 5 जा 45 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 तो कितना मिला, 10⁻+1 इंटू Q2 इक्वल्स टू 8 इंटू 25 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻²। कोई दिक्कत है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर लिया। हमको कैलकुलेट करना है Q2 की वैल्यू, तो Q2 इक्वल्स टू 25 8 जा कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻2 मिलेगा कितना, 10⁻2 अपॉन में 45 इंटू 10 इंटू 10। अब ये 200 का 1 0 इस 10 से कैंसिल होगा कि नहीं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मिला कितना, देखें Q2 इक्वल्स टू 20 अपॉन में 45 इंटू 10⁻²। ये किसी नंबर से डिविजिबल है, 5 से। अगर 5 से हम डिवाइड दें इसको तो Q2 इक्वल्स टू 5 4 जा 20, 5 9 जा 45 इंटू 10⁻²। 4 में आप 9 की डिवाइड दें, पॉइंट लगाएंगे तो ये 40 हो गया। 9 4 जा 36, कितना मिला, 4, पॉइंट लग चुका है तो वो फिर 40 हो गया। फिर ये जाएगा कितना, 9 4 जा 36। तो ये कंटिन्यूअस आते जाएंगे, डेसिमल के 2 डिजिट तक आप डिवाइड लेके जाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आप डिवाइड लेके जाएंगे। तो 0.44 इंटू 10⁻²। और रूल ये कहता है कि जो पॉइंट है वो 1 डिजिट के बाद यूज होनी चाहिए। और आप यहां देखें 1 डिजिट के बाद पॉइंट यूज करने के लिए हमको अपने पॉइंट को 1 डिजिट किधर लेके जाना होगा, राइट साइड। और डेसिमल राइट साइड जाता है तो जितने डिजिट राइट जाएगा उतना ही माइनस करते चले जाएंगे आप पावर में। यानी 1 डिजिट आप राइट साइड लेके जा रहे हो तो पावर में -1 ऐड कर देंगे। इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा आपका, 4.4 इंटू 10⁻³ कूलाम।
4.4 इंटू 10⁻³ कूलाम। क्लियर? आगे देखें, एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ट्राई कर लें। देखें स्टूडेंट्स, द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इज 7 माइक्रो कूलाम। इट मीन्स 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं और जिनका सम कितना है 7 माइक्रो कूलाम। तो हम लोग क्या करें, चार्ज ऑफ फर्स्ट पॉइंट चार्ज इज Q1 और चार्ज ऑफ सेकेंड पॉइंट चार्ज इज Q2 और इन दोनों का सम गिवन क्या किया स्टूडेंट्स, दोनों पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड का सम कितना है 7 माइक्रो कूलाम। इट मीन्स Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 7 माइक्रो कूलाम है। माइक्रो को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कूलाम में। कैसे, इंटू 10⁻⁻6 लगा के। आगे बोल रहा है दे रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। यानी ये दोनों पॉइंट चार्ज, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक आपका हो गया Q1, दूसरा आपका हो गया Q2। हमने लेट कर लिया इनके बीच की डिस्टेंस R। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। कितने के फोर्स से, कितने के फोर्स से 1 न्यूटन। तो आप इधर राइट करोगे F इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। आगे कह रहा है केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस। यानी ये जो R की वैल्यू है वो कितना है 30 सेंटीमीटर। तो इस डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो R से और R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और डिस्टेंस है ना R, और डिस्टेंस के SI यूनिट क्या होती है मीटर। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। 0 आप पावर को देंगे तो -2 + 1, -1 ही बचेगा। आगे देखें कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। यानी आप क्या कैलकुलेट करके दीजिए, हर एक पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी है। इट मीन्स जिसको आपने Q1 और Q2 बोला है, जिसको आप Q1 और Q2 बोले हैं। क्लियर? देखें अगर ये पॉइंट चार्ज हैं और ये 1 न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इट मीन्स इनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा। फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R²। अब जिनकी जिनकी वैल्यू मालूम है प्लेस करें। फोर्स की वैल्यू कितना दिया 1 न्यूटन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 मालूम नहीं, Q2 मालूम नहीं, केवल क्या पता है इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। अपॉन में क्या था R², R की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻1 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन में ये स्क्वायर एक बार 3 पर आएगा तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 इंटू पावर पे जाएगा तो सीधे मल्टीप्लाई होता है तो 2 1 जा 2। यहां आप देखें 9 से 9 कैंसल, 9 से 9 कैंसल, मिलेगा क्या 1 इक्वल टू 10⁻⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 होल अपॉन में 10⁻⁻2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया आपका Q1 इंटू Q2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻2। सॉरी यहां 10⁻�9 भी रहेगा। अब यहां से अगर आप Q1 इंटू Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो Q1 इंटू Q2 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻2 होल अपॉन में 10⁻⁹ होल अपॉन में 10⁻⁹। अगर इस 9 को डिनोमिनेटर से ट्रांसफर करके न्यूमरेटर के पास लेके जाया जाए तो क्या होगा Q1 इंटू Q2 इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁹। तो ये आपका बन जाएगा Q1 इंटू Q2 इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁹ और 2 11।
तो यहां देखें एक आइडेंटिटी अब यहां हम लोग यूज करेंगे, किसकी हेल्प से? यहां आपको दे दिया सम ऑफ पॉइंट चार्जेस और यहां हम लोग कैलकुलेट कर लिए प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो एक आइडेंटिटी आप लोअर क्लासेस में पढ़े थे कौन सी? a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। बात समझ आ रही? देखें Q1 माइनस Q2, इसकी वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, तो इसको आप एज इट इज राइट करें। तो Q1 माइनस Q2 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? Q1 प्लस Q2 7 माइक्रो कूलम। तो उसके रिप्लेस आप प्लेस करें, तो ये हो गया 7 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या 4 इंटू Q1 इंटू Q2 कितना है? Q1 इंटू Q2 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11, 10 रेज पावर माइनस 11। तो ये हो गया आपका Q1 माइनस Q2 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां आप स्क्वायर करेंगे तो एक बार स्क्वायर आएगा 7 पे, तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 माइनस 4 1 जा 4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11। एक चीज आप नोटिस करें कि जो यहां पर फर्स्ट टर्म है यानी 49 के साथ पावर कितना लगा है? माइनस का 12, तो यहां भी पावर माइनस 12 बनाएंगे तभी तो कॉमन बनेगा। तो उस पावर को 11 से 12 करने के लिए आप क्या करेंगे? एक डिजिट पॉइंट को राइट कर दीजिए। हर एक नंबर के पीछे पॉइंट अंडरस्टूड रहता है, तो 4 से अगर एक डिजिट राइट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 40। और ये पावर कितना हो जाएगा? जब आपने पॉइंट को एक डिजिट राइट किया तो जाहिर सी बात है कि अगर एक डिजिट राइट किया तो जाहिर सी बात है कि जो आपका पावर था उसमें -1 ऐड होगा, और पहले था आपका -11, अब हो जाएगा -12। देखें Q1 माइनस Q2 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या कॉमन था? 10 रेज पावर माइनस 12। यहां कितना बचेगा स्टूडेंट? 49 माइनस का 40, तो ये हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 से 40 निकालेंगे तो 9 मिलेगा। 9 इंटू 10 रेज पावर माइनस 12, 9 इंटू 10 रेज पावर माइनस 12। अब देखें इधर पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को हम ट्रांसफर कर दें तो राइट हैंड साइड में क्या लग जाएगा? रूट। इट मीन्स Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 इंटू 10 रेज पावर माइनस 12, यानी 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट्स? 3, और पावर का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो वो जस्ट क्या होता है? हाफ। ये हो गया आपका क्या? इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये जो आपको सम दिया गया था इसको आप लेट कर लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना? अब आप देखें यहां जो सेकंड पॉइंट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड 1, आगे नंबर जो है अंडरस्टूड है 1, और इसका साइन क्या है? यानी यहां जो Q2 है वो माइनस में है और यहां जो Q2 है वो क्या है? प्लस में है। तो आप मैथ्स में एक मेथड पढ़े हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? जब कोफिशिएंट सेम हो और साइन डिफरेंट हो तो एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन ऐड किया जाएगा, और जब कोफिशिएंट सेम हो और साइन भी सेम हो, साइन सेम कहने का मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस में, या फिर अगर एक माइनस है तो दूसरा भी क्या हो? माइनस में। तो जब साइन सेम रहता है तो एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहां क्या करेंगे आप? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, यहां माइनस Q2 यहां प्लस Q2 तो ऐड करेंगे, है ना? देखें आपने बोल दिया कि नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट को आपने क्या किया? सेकंड से ऐड कर दिया। देखें इक्वेशन फर्स्ट क्या था स्टूडेंट्स? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6, और सेकंड इक्वेशन था कि Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू 3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6, 10 रेज पावर माइनस 6। कोई दिक्कत? आगे देखें यहां पर Q2 से Q2 क्या होगा? कैंसल आउट होगा, प्लस Q2 माइनस Q2 कैंसल, है ना? अब देखें आप Q1 प्लस Q1
Q1 प्लस Q1, तो क्या हो जाएगा 2Q1 इक्वल टू, अगर इन दोनों से हम 10⁻⁻⁻6 को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 7 प्लस 3, 7 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 2Q1 इक्वल्स टू 7 और 3 10, 7 और 2 7 और 3 10, तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁻6, देन Q1 इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 2, 2 5 जा 10, इट मीन्स Q1 इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम ORR। अगर आप यूनिट यूज कर रहे हो माइक्रो कूलाम तो इसको आप बोल सकते हो कि Q1 इक्वल्स टू 5 माइक्रो कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम। ये है आपके पहले पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब आप क्या बोलोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर फर्स्ट में हम यहां पर क्या प्लेस कर दें 5 माइक्रो कूलाम, कितना प्लेस कर दें 5, आपका जो आंसर आएगा वो माइक्रो में आएगा, है ना। तो 5 प्लस Q2 इक्वल टू 7, ट्रांसफर कर दीजिए, Q2 इक्वल्स टू 7 से 5 निकालेंगे तो 2, और यूनिट क्या यूज करेंगे माइक्रो कूलाम। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड पॉइंट चार्ज। ये आपका क्या है सेकेंड पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहां पर क्या दे रखा था कि 2 पॉइंट चार्ज हैं जिनका सम 7 माइक्रो कूलाम था, और वो एक दूसरे से अगर 30 सेंटीमीटर पर अपार्ट किए गए हैं तो वो कितने के फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे 1 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहे थे। हम लोगों ने क्या किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके सबसे पहले क्या किए प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस निकाल दिए। उसके बाद यहां पर एक आइडेंटिटी लगी है, इसको थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे। आइडेंटिटी कौन सी है, a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, है ना 4ab। क्लियर। देखें नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट अपनी है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स में हम लोग करेंगे क्या। तो सबसे पहले आप ये बताइए कूलाम लॉ अप्लाई कहां करते हैं आप 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज में, है ना। अगर 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं तो उनके बीच कोई ना कोई फोर्स लगेगा, वो अट्रैक्शन का होगा रिपल्सन का होगा, ये तो चार्जेस के नेचर पे डिपेंड करेगा, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, देखें एक रेफरेंस फ्रेम ड्रा करते हैं, एक रेफरेंस फ्रेम ड्रा करते हैं। ये आपका हो गया ओरिजिन, ये होगा आपका एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। आपने क्या किया 2 पॉइंट चार्ज ले लिया और पहले पॉइंट चार्ज की वैल्यू हो गई Q1 और दूसरे पॉइंट चार्ज की वैल्यू हो गई Q2। एट डिस्टेंस R1 एंड R2 फ्रॉम द ओरिजिन O। इनकी डिस्टेंसेस ओरिजिन से कितनी है R1 एंड R2। पहले की डिस्टेंस R1 और दूसरे की डिस्टेंस R2। ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट चार्ज की सेकंड चार्ज की वो ओरिजिन से है, लेकिन कूलाम्स लॉ कहां अप्लाई होता है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब पहले के रिस्पेक्ट में दूसरी की पोजीशन, दूसरे पॉइंट चार्ज की पोजीशन, और दूसरे पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में पहले पॉइंट चार्ज की पोजीशन, यानी पोजीशन वेक्टर अप्लाई होना है। तो अगर आप पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू बताएंगे तो उसको आप बोलेंगे वेक्टर R12, और अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले की पोजीशन वैल्यू बताएंगे पोजीशन वेक्टर तो वो हो जाएगा वेक्टर R21। और अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ये सेम लाइन ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू Q2 OR पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1 सेम लाइन ही है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। जब Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 देखेंगे, Q2 के रेस्पेक्ट में Q1 देखेंगे तो इनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। और जब इन दोनों का फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो उसकी भी डायरेक्शन अलग होगी। तो ये वेक्टर R12 एंड वेक्टर R21
मैथमेटिकली केवल इक्वल हैं, इट मीन्स इन दोनों का केवल मैग्नीट्यूड इक्वल है, माड। क्लियर? अगर कहीं भी हमको ऐसा दिखेगा तो हम वेक्टर r12 को वेक्टर r21 से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर? अब देखें आप, अगर ये Q1 और Q2 एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो जाहिर सी बात है कि एक बार Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, एक बार Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर F21। और एक बार आपका ये सेकंड पॉइंट चार्ज यानी Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, किस पे फोर्स लगाएगा? Q1 पे फोर्स लगाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर F12। अच्छा, इसको आप रीड क्या करोगे? वेक्टर F12 एंड वेक्टर F21, इसको बोलिए क्या करेंगे आप, क्या रीड करेंगे? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अच्छा, वेक्टर F21 को क्या रीड करेंगे आप? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, यानी जो नंबर पहले लिखा गया है उसके ऊपर फोर्स जो नंबर पीछे लिखा गया है उसके कारण, है ना। तो ये हो गया आपका वेक्टर F12 और ये दूसरा वाला हो गया आपका वेक्टर F21, है ना। अब हम लोग अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? हेंस F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। और अगर किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन देनी रहती है तो आप किस वेक्टर का यूज करते हो? कैप का। और फोर्स क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए आप क्या करोगे? कैप का यूज करोगे, है ना। कितने फोर्सेस कैलकुलेट करोगे आप यहां पर? कितने फोर्सेस कैलकुलेट करोगे? दो फोर्सेस। कौन कौन सा? वेक्टर F12 एंड वेक्टर F21, है ना। देखें, therefore वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12, वेक्टर R12 का स्क्वायर माड मिलेंगे, केवल उसका मैग्नीट्यूड, माड ऑफ वेक्टर R12 का स्क्वायर इनटू R12 का कैप, R12 का कैप। और आप क्लास 11th में पढ़ रखे हो कि अगर कहीं दे रखा हो एक कैप कैलकुलेट करने को तो सीधे आप बोलते थे कि वेक्टर A अपॉन में माड ऑफ वेक्टर A। सेम वैसे ही आप R12 के कैप को भी ब्रेक करेंगे तो ये दे हो जाएगा आपका वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन माड ऑफ R12 का स्क्वायर इनटू वेक्टर R12 अपॉन में माड ऑफ R12, मॉड में वेक्टर R12। ये जो वेक्टर R12 है इसको कैसे स्प्लिट करते हैं? ये हो जाएगा आपका आपका वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन माड ऑफ वेक्टर R12 का स्क्वायर इनटू, इसको स्प्लिट करिए, वेक्टर R1 माइनस का वेक्टर R2 होल अपॉन में माड ऑफ वेक्टर R12, है ना। ये कौन सा फोर्स कैलकुलेट किए आप? कौन सा फोर्स कैलकुलेट किए? फोर्स ऑन, कौन सा फोर्स कैलकुलेट किए आप? कौन सा फोर्स कैलकुलेट किए आप? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू द सेकंड, ड्यू टू द सेकंड। देखें, अब ऐसे ही दूसरा भी फोर्स आप कैलकुलेट करिए। दूसरा कौन सा है? फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट। आप यहां सीधे लिखोगे कि हेंस वेक्टर F21 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन माड ऑफ R21 का स्क्वायर इनटू R21 का,
कैप, यहां भी एक कैप इसी तरह से ब्रेक होगा, तो ये हो गया आपका F21 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21 का स्क्वायर इंटू वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ R21। ये जो वेक्टर R21 दिख रहा है इसको आप कैसे स्प्लिट करते हो? एक्चुअल में क्लास 11th में एक टॉपिक थी रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे V12 या फिर दो कार A और B है तो वहां पर बोला जाता था वेलोसिटी ऑफ VAB, ठीक ना। ठीक वैसे इसको अगर आप स्प्लिट करें तो ये हो गया आपका वेक्टर F21 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R21 का स्क्वायर इंटू R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होल अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R21। यहां देखें क्या है, R1 माइनस R2, यहां क्या है R2 माइनस R1। पहले हम क्या कर लें, माइनस कॉमन ले लें, है ना। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर F21 इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन लिए हैं, के Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21 का स्क्वायर इंटू, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, जो R2 माइनस R1 था वो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R21। इस माइनस को राइट साइड से आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करें, इस माइनस को आप राइट साइड से किधर ट्रांसफर करें, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करें, है ना। देखिए अगर इसको हम यहां से ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर F21 माइनस वेक्टर F21 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21 का स्क्वायर इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 होल अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R21। ये आपका क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था, और ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड बन गया, है ना। पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन के, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन के राइट हैंड साइड को देखिए, के Q1 Q2 इंटू R1 माइनस R2, के Q1 Q2 इंटू R1 माइनस R2, इतना तो मैच कर दिया। अब आप यहां देखें R12 है ना, और इधर R21 इन दोनों का क्या केवल टेक करना है, मैग्नीट्यूड, इन दोनों का क्या टेक करना है, मैग्नीट्यूड, है ना। और जब इन दोनों का आप केवल मैग्नीट्यूड लोगे तो मैथमेटिकली वेक्टर R12 इज इक्वल्स टू वेक्टर R21, यानी ये न्यूमरेटर तो दोनों के बराबर थे ही, साथ ही साथ डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया। इट मीन्स RHS ऑफ बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, देन वी कैन से LHS ऑफ बोथ इक्वेशन आर आल्सो इक्वल। इस इक्वेशन का LHS क्या है, वेक्टर F12, और दूसरे इक्वेशन का LHS क्या है, माइनस F21 वेक्टर F21। ध्यान से देखें, अगर ये टर्म्स आपस में इक्वल आ गए तो ये क्या बात बता रहे हैं, यहां से आप कौन सा कंक्लूजन निकाल सकते हो, वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू वेक्टर F21। इट मीन्स बीच में क्या है, इक्वल टू, F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, F21 फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट, बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल। और अगर किसी एक के साथ माइनस लगा है तो माइनस साइन हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। इट मीन्स यहां से आप बोल सकते हो, है ना, यहां से आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस विल बी इक्वल बट डायरेक्शन विल बी opposite. Magnitude of both forces will be equal but direction will be opposite. It means vector form of Coulomb's law is the follows of Newton's third law of motion. क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का भी यही कॉन्सेप्ट था, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट इट्स रिएक्शन। इक्वल थे दोनों फोर्स और उनकी डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट। तो वही बात तो है कि यहां भी ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड इन दोनों का क्या है, इक्वल, और डायरेक्शन एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, अपोजिट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, लिमिटेशंस इन द सेंस
ये जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक्सप्रेशन पढ़े हैं उसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं, बस अगर वो क्राइटेरिया वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, है ना। तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। जैसे आपने बोला था कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवर आर रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी इट मींस रेस्ट, तो वही एक इसकी पहली लिमिटेशन है कि द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, किसमें होने चाहिए, मस्ट बी रेस्ट। दूसरा ये होता है द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज, वहां बोला गया था 2 पॉइंट चार्ज, 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, यानी जो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे वो किस शेप में होंगे, कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। और तीसरा होता है सेपरेशन बिटवीन चार्जेस मस्ट बी greater than the nuclear size से वो डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। कौन सी डिस्टेंस, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस। न्यूक्लियर साइज इट मींस 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो फिर वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा। क्लियर। तो this is the mainly 3 points of the limitation of Coulomb's law. First, electric charges must be rest, the electric charges must be point charge, and तीसरा and last point, the separation between the point charges must be greater than the nuclear size. Clear? Next point, students. Principle of superposition. Principle of superposition में पहले तो आप ये समझ लें कि करना क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इट मींस चार्जेस का एक सिस्टम है, उसमें ढेर सारे पॉइंट चार्ज हैं, n पॉइंट चार्ज हैं, उसमें किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और जहां पर 2 पॉइंट चार्ज आए तुरंत आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा। यानी जिस पॉइंट चार्ज को आपने फिक्स किया, सिलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए Q1 को सिलेक्ट कर दिया तो Q2 भी उस पर फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा, Q4 भी फोर्स लगाएगा, Q5 भी फोर्स लगाएगा। इट मींस जितने पॉइंट चार्ज होंगे सब के सब Q1 पे फोर्स लगाएंगे ना। तो चलें देखें, सबसे पहले आप एक रेफरेंस फ्रेम ड्रा करें। सबसे पहले आप एक रेफरेंस फ्रेम ड्रा करें। ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका ओरिजिन O। क्लियर। हम लोग 3 पॉइंट चार्ज सिलेक्ट कर लें। कंसीडर 3 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 and Q3 and their position vector is R1, R2 and R3। R1, R2 and R3। देखें, ये पहले का पोजीशन वेक्टर हो गया R1, ये दूसरे का हो गया R2 और तीसरे का हो गया R3। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम से कम 2 पॉइंट चार्ज होने चाहिए तभी तो एक्ट होगा। तो हम क्या करें, इन दोनों को ज्वाइन कर दे रहे हैं, Q1 से Q2 को, Q1 से Q2 को और Q1 से Q3 को। कोई दिक्कत? इनके पोजीशंस वेक्टर क्या क्या होंगे, यानी
इस Q2 की पोजीशन Q1 के रेस्पेक्ट में क्या होगी? R12। ये पोजीशन वेक्टर कितनी होगी? R13। अब अगर हम Q1 को फिक्स कर दें, Q1 को फिक्स कर दें, तो इनके ऊपर Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा और इनके ऊपर Q3 भी फोर्स लगाएगा। ये जो Q2 है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये जो Q2 है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? कुछ ये होगी और जो Q3 है जब Q1 पे फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी। अगर इनका रिजल्टेंट हम ड्रा करें, तो कुछ ये होगा कि नहीं होगा? होगा ना। देखें, ये किसकी डायरेक्शन है? वेक्टर F12, यानी पहले के ऊपर दूसरे पॉइंट चार्ज ने कितना फोर्स लगाया। ये किसकी डायरेक्शन है? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू द थर्ड, इट मींस वेक्टर F1 3। और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, वेक्टर F है। कैसे मिलेगा? ज्वाइन करने से मिलेगा। कैसे मिलेगा? ज्वाइन करने से मिलेगा। बात समझ आई? तो बेसिकली आप देखो कि यहां पर 2-3 पॉइंट्स ऐसे निकल के आए जो आपको कैलकुलेट करना ही करना है। देखें, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर लो? F12। उसके बाद क्या कैलकुलेट कर लो? F13, है ना। अब ये F12 और वेक्टर F13 क्या है? F12 इट मींस फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू द सेकंड। F13 क्या है? फोर्स ऑन फर्स्ट पॉइंट चार्ज ड्यू टू द थर्ड पॉइंट चार्ज, है ना। जैसे इसके पहले अभी आप कैलकुलेट करके आ रहे हो। देखें, ये हो गया, हेंस वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में मॉड ऑफ R12 का स्क्वायर। अगर ऐसे ही हम आपसे बोल दें कि वेक्टर F13 आप राइट करें, तो आप बोलेंगे कि सर K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R13 पूरे का स्क्वायर। अब इन दोनों का क्या करना है? नेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप क्या करेंगे? वेक्टर F12 एंड वेक्टर F13 का रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट इट मींस नेट फोर्स, और नेट फोर्स के लिए आप क्या करेंगे? इन फोर्सेस का अलजेब्रिक सम। इट मींस आप बोल सकते हो देयरफॉर वेक्टर F इक्वल्स टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13, है कि नहीं है? ये लाइन समझ आई? पहले हाँ या ना। जितने भी पॉइंट चार्ज होंगे, जितने भी फोर्स वहां से बनेंगे, है ना, किसी एक को, उस पॉइंट चार्जेस में से किसी एक को आप क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे। बाकी उसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद सभी का अलजेब्रिक सम। अगर हम पर्टिकुलर यहां पर कितने पॉइंट चार्जेस का सिस्टम बना? 3 पॉइंट चार्ज लिए थे, तो 3 के लिए फोर्स निकाल रहे हैं, है ना। देखें, वेक्टर F इक्वल्स टू F12 की वैल्यू क्या है? K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R12 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू K Q1, सॉरी यहां Q2 नहीं Q3 होगा। क्या होगा? Q3 होगा। Q1 Q3 अपॉन मॉड ऑफ R13 वेक्टर R13 का स्क्वायर। तो ये क्या है? नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1। ऐसे ही अगर आप बोलें फॉर n पॉइंट चार्ज, अगर आपके पास n पॉइंट चार्ज हैं तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? वेक्टर F इक्वल्स टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस F16 डैश डैश डैश। सबसे लास्ट का पॉइंट चार्ज कौन होगा? n वाला होगा, वो भी पहले पे बेचारे फोर्स लगाएगा। इट मींस वेक्टर F1 n।
वेक्टर F1n। अगर मैथमेटिकली केवल फॉर्मूला आप देखना चाहें तो ये आप राइट कर सकते हो, है ना, ये राइट कर सकते हो। अदरवाइज अगर इनको थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए, अगर हम लोग इनको एक्सपेंड करें तो देखें क्या मिल रहा है। वेक्टर F इक्वल्स टू F12 K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R12 का स्क्वायर प्लस F13 में क्या राइट करेंगे आप, K Q1 Q3 अपॉन मॉड ऑफ R13 का स्क्वायर प्लस डैश 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 F1n क्या लिखेंगे, K Q1 QN अपॉन मॉड ऑफ R1n का स्क्वायर। ये लिखोगे ना, ये लिखेंगे ना, हाँ देखिए जरा क्या हो जाएगा। वेक्टर F इक्वल्स टू, सब में कुछ कॉमन है, K Q1, बस और कुछ नहीं कॉमन है, K Q1 है ना। तो ये हो गया आपका K Q1, यहां क्या बचेगा, Q2 अपॉन में मॉड ऑफ R12 का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन में मॉड ऑफ R13 का स्क्वायर प्लस डैश 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 Qn अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R1n का स्क्वायर, यही बचेगा, है ना। और ये जो ब्रैकेट में आपके टर्म्स हैं ये सब के सब किस फॉर्म में है, सम के फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स वेक्टर F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 और सम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, समेशन से, सिग्मा, किससे, सिग्मा से, है ना। जरा ध्यान से देखें कहां से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 2 से, यहां भी 2 से। इट मीन्स I इज इक्वल्स टू 2 to n और यहां आप राइट करोगे QI अपॉन में मॉड ऑफ R1I वेक्टर R1I पूरे का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किए आप, क्योंकि ये वैल्यू 2 से स्टार्ट होकर के n तक जाएगी और नीचे भी 1 1 1, ये तो पहली पोजीशन फिक्स है। दूसरा देखिए 2 3 डैश 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 n। तो आप क्या बोलोगे, जहां 2 से लेकर के इंक्रीज करती जा रही है जहां जहां, वहां आप क्या राइट करोगे I, और यहां समेशन पे उनकी लिमिट लगाओगे I इज इक्वल्स टू 2 to n। ये I इस बात को बताता है कि I की वैल्यू इनिशियली कहां से स्टार्ट हो रही है। क्लियर। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बात समझ आई, बात समझ आई। ये आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है कि द नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। यानी किसी चार्ज को आप फिक्स्ड कर दीजिए, जैसे कोई एक पॉइंट ले लीजिए, यहां पर हम लोगों ने किसको फिक्स किया, Q1 को। तो Q1 के ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्सेस होंगे, Q2 लगाएगा, Q3 Q4 Q5 Q6 Q7, जितने लोग भी फोर्स लगाएंगे, अलग अलग फोर्स को हम कहते हैं इंडिविजुअली फोर्सेस, और उनका क्या करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट है कि किसी पॉइंट चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो सभी फोर्सेस के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट सेकंड में कूलॉम्स लॉ पे न्यूमेरिकल, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, इतने टॉपिकों को कवर कर रखा है। ठीक है। बाकी अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट थर्ड में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्लियर। बाकी फिर मिलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट थर्ड में। थैंक यू।